के चंद्रमा के कारण व्यक्ति के जीवन में मन, बुद्धि, चित्त, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद आदि बना रहता है। मतलब हृदय पटल बहुत ज़्यादा सपाट नहीं है, उसमें कहीं जलन के भाव भी हैं, कहीं वो शठता भी है, कहीं वो दयालु भी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास गुवाहाटी, आसाम से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना समय का नुकसान किए। और सबसे पहले बात करेंगे इनकी जन्म कुंडली के पंचांग में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मीन लग्न की कुंडली है और शास्त्रकार मीन लग्न के बारे में एक ही बात लिखते हैं, मीन लग्न के नर होत सदैव दुखी। थोड़ा दुख इन्हें होता है। ये गुरु की सामान्य और गौण राशि है, जिसमें जन्मे जातक अध्यात्म प्रेमी होते हैं, बहुत भावुक होते हैं और आसानी से किसी गिरफ्त में आ जाने वाले होते हैं, है ना। ये बहुत ही समुचित तरीके से समझने वाली बात होगी कि आपकी कुंडली में अगर गुरु अच्छी स्थिति में नहीं बैठे होंगे या उनका संबंध अगर किसी भी ग्रह से बहुत अच्छा वाला नहीं बन रहा होगा, तो वो कई बार आपको कष्ट देने वाले भी हो जाते हैं, है ना। पंचांग में बात आती है मार्गशीर्ष माह में, चिड़िया बोल रही, मार्गशीर्ष माह में जन्म होता है जातक का। इस वजह से जन्मे लोग ऐसे में कई बार थोड़े से जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति वाले होते हैं। दक्षिणायन में सूर्य का बल कमज़ोर तो नहीं, पर सामान्यतया उतना बलवान नहीं होता जितने उत्तरायण में बलवान होते हैं। दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ जाता है, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि। हेमंत ऋतु में जन्मे लोग पापक प्रभावों में होते हैं और कई बार उनमें प्रेम की आधिक्य देखी जाती है। अधीर स्वभाव वाले होते हैं, स्थिर मति बुद्धि वाले थोड़े कम होते हैं। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक होते हैं। इस वजह से कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के चंद्रमा के पापक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार रोजगार, उसका मन मस्तिष्क, उसके बुद्धि में उठने वाले विचार, वाणी, चिंतन, कंसंट्रेशन, ये सब सारी चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने वाली होती हैं। और कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा के कारण व्यक्ति के जीवन में मन, बुद्धि, चित्त, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद आदि बना रहता है। मतलब हृदय पटल बहुत ज़्यादा सपाट नहीं है, उसमें कहीं जलन के भाव भी हैं, कहीं वो शठता भी है, कहीं वो दयालु भी हो जाता है। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अनुराधा नक्षत्र के जन्म होने से, ये वस्तुतः शनि का नक्षत्र है, पर अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी देवता होते हैं वो अहिर बुधन्य नाम के देवता हैं। और इस जातक को जो अनुराधा नक्षत्र में जन्मे उनको ओम मित्राय नमः, अधिमित्र नाम के देवता हैं। अहिर बुधन्याय नहीं, अधिमित्र नाम के देवता हैं। उन देवता की पूजा करने से इस नक्षत्र के दोष की शांति होती है। वैसे चंद्रमा को शास्त्रकार लिखते हैं कि चंद्रमा को अनुराधा नक्षत्र का कोई दोष नहीं लगता है। इस वजह से वो कई बार बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति को बुद्धिमान, धनी, सुखी और ज्ञानी बनाते हैं और न्यायप्रिय भी बनाते हैं। अनुराधा नक्षत्र ओम मित्राय नमः। और साथ ही साथ अगर हो सके तो गुलाब की जड़ रविवार के दिन थोड़ी सी काट करके इतनी भर चांदी के ताबीज़ में डाल के उसको अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। यज्ञ, हवन, पुष्प, पूजा पाठ, गुलाब के पौधे के, गुलाब का जो पुष्प होता है, अगर कोई पहली बार मिले तो उसको गुलाब के फूल की माला ही दे करके स्वागत करना चाहिए। अपने घर में गुलाब का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ठाकुर जी को गुलाब, देवी मैया को गुलाब अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ ब्राह्मण को द्वादशी के दिन निश्चित रूप से दान करना चाहिए। अतिगंड योग, ये सामान्यतया रोग देने वाली बात होती है, कई बार ये बीमारी देने वाली बात हो जाती है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति में ये अच्छी बात है और ये इस कुंडली के स्वभाव को बहुत ही बेहतर बना रही है, क्योंकि व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है तो उसमें जियो और जीने दो का सिद्धांत उसको पालित करता है। वो सात्विक प्रवृत्ति का है। ब्राह्मणों की सेवा, गुरुजनों का आशीर्वाद, देवताओं के प्रति प्रीति, पुराणों का अध्ययन, दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, माता पिता की सेवा, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। और कहने का अर्थ है कि ये बहुत ही उत्तमोत्तम बढ़िया बात हो जाती है, क्योंकि जातक का जन्म ब्राह्मण वर्ण और देवगण का है, जहाँ व्यक्ति अपने सात्विक गुणों के आधार पर जीवन को आगे ले जाता है और उसे
अच्छा बनाता है। पंचांग तो बहुत अच्छा बना है आपका, पर एक परेशानी कि जन्म कुंडली में चंद्रमा पापक हो रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपने वर्तमान पे फोकस करना है। आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रह प्रेक्षन्ति शुभा शुभानी। शास्त्रकार लिखते हैं कि सारे ग्रह चंद्रमा पे आश्रित होते हैं, और अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो सारे ही ग्रह थोड़े 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 निगेटिवली अप्रोच करते हैं और आपको कई बार निरंतर एक गति में नहीं लेके जाते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस विषय पे मैं आपका ध्यान लाऊंगा वो यही कहूँगा कि अपने निरंतर अपने इमोशनल जो बिहेवियर है उसको, आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको, उस पर काम करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को रेगुलर दिनचर्या में ढालने की कोशिश करिए। किसी भी तरीके से सूर्य को अर्घ देना ना छूटे, मांसाहार का त्याग जरूर करना होगा। ये कुंडली मीन लग्न की है, साक्षात देवगुरु बृहस्पति इसके लग्नेश होते हैं, नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग देवगुरु बृहस्पति और शनि के आपस में परिवर्तन के कारण हो जाएगा। नमांश कुंडली में वो उच्च के हो जा रहे हैं, इस वजह से भी उनका नीच भंग दो तरीके से होगा, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य, विवाह, संतान, प्रेम ये सब बना रहता है और निश्चित रूप से वो ठीक रहता है। लेकिन लग्न में शनि बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति होने के कारण और द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण मंगल देव, तो 12वें के स्वामी शनि और लग्नेश के शत्रु। लग्नेश से मैत्री तो नहीं है, मैत्री तो होती नहीं है, पर नैसर्गिक रूप से मैत्री नहीं होते, पर पंचधा मैत्री का जो सिद्धांत होगा उसमें शनि और गुरु आपस में मित्र हो जाएंगे। इसके कारण यहाँ पे शनिदेव मारक ग्रह बनेंगे, प्रधान मारक ग्रह के रूप में शनिदेव ही बनेंगे। और दूसरे द्वितीय भाव के स्वामी होने के बावजूद मंगल देव भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण मारक नहीं बनेंगे। मतलब मंगल इस कुंडली के लिए मारक नहीं बनेंगे, मारक बनेंगे बुध देव, क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो मारक बने शनि और मारक बने बुध। इसका अर्थ होगा कि ये दोनों ही दशाएं जातक के जीवन में कष्ट देना, अतिरिक्त व्यय में जाना, इसके साथ साथ व्यक्तित्व को कमज़ोर करना, अपने आप पे आत्मविश्वास का कमज़ोर हो जाना, इसके साथ साथ करियर को लेकर के कंफ्यूज होना, पिता के साथ संबंधों में दोहरेपन की राजनीति या ऐसी स्थितियां देने वाले बन जाते हैं। व्यक्ति अपने दिमाग और बुद्धि का सतत कई बार सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, कई बार अतार्किक हो जाए या बहुत ज़्यादा कुतर्क करने लगे, मतलब तर्क नहीं भी करे और कई बार वास्तविक चीज़ों से अपने आप को अलग ले जा करके बिठा देता है। इस कुंडली के लिए शुक्र देव भी अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, लग्नेश के शत्रु होते हैं, तो शुक्र की दशा भी इस कुंडली के लिए मेहनत करवाने वाली हो सकती है और वो मेहनत करवाएगी करियर में, जहाँ व्यक्ति कई बार पद प्रतिष्ठा, ये शुक्र जो होते हैं वो सिंहासन होते हैं और मंगल जो होते हैं वो सिंहासन की चमक, उसमें साहस और दम भरने का काम करते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति जब भी नौकरी करेगा अच्छे पद पे नौकरी करेगा, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि लगातार नियमित रूप से काम करे। गुरु नीच के नहीं होते तो ये और भी अच्छी बात हो जाती। चंद्रमा यहाँ पे कमज़ोर हो रहे हैं, नीच के हैं, जिनका नीच भंग राजयोग मंगल के कारण, गुरु का नीच भंग राजयोग शनि के कारण और उच्च के गुरु के कारण। यहाँ पे चंद्रमा भी ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः यहाँ 12वें भाव के भले स्वामी होते हों, पर फिर भी लग्न में चंद्रमा, बुध दो शुभग्रह केंद्र में, भाग्येश लाभेश अगर केंद्र में बैठ जाते हों तो ये व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न बना देते हैं। ये इतनी सारी बात है। तो मतलब मूलतः अगर मैं कहूँ तो इस कुंडली में अच्छे ग्रह कौन बैठ गए, तो शनि लग्न में बैठ करके व्यक्ति के कारोबार को, और एक चीज़ और ध्यान से देखें तो दसम स्थान में शनि गुरु की राशि बनी है और शनि की 10वीं दृष्टि है, और यहाँ पे मंगल बुध और शुक्र बैठे हैं। मंगल कौन है? भाग्य भाव के स्वामी और द्वितीय, तो व्यक्ति के पास काम है। शुक्र कौन है? इस कुंडली के अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी, यानी कि व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो इनके कारण व्यक्ति के घर में माता और पिता चिंतित रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है, पिता के घर में बैठ करके माता को देख रहे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा माता और पिता के कष्टों का कारण बन सकती है। और अभी दशा जो चल रही है बुध की चल रही है, जो इस कुंडली के लिए कौन है? सप्तम के साथ साथ चतुर्थ के स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं। केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि सप्तम में बैठे नहीं है। इस वजह से यहाँ पे बुध देव जो होंगे वो केंद्राधिपति दोष से अपने आप को मुक्त करेंगे, लेकिन फिर भी जातक के दिमाग को बहुत सारी चीज़ों से कंफ्यूज करने वाले भी कई बार हो जाते हैं। मतलब हमें बुध की दशा में कंफ्यूज नहीं होना है। शनि की दशा और शनि के दसम भाव पे दृष्टि और गुरु की राशि बनने के कारण कारोबार थोड़ा देर से आगे बढ़ेगा, और विशेषतः इस कुंडली में नौकरी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन रेगुलर मेहनत करने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, और इनकी कुंडली में मैं सबसे ज़्यादा फोकस ग्रहों पे कर देता हूँ। तो यहाँ की स्थिति सामान्यतः ठीक है, पर जरा ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा खाली सूर्य और चंद्रमा के साथ, मैंने बात कही थी कि जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ किसी एक भाव में बैठ जाते हैं तो चंद्रमा का बल कमज़ोर पड़ जाता है। कोई भी ग्रह इनमें ऐसा नहीं बैठा है जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही नल एंड वाइड है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो परिणाम नहीं कर रहा है, यानी कि सारे ग्रह परिणाम कर रहे हैं। जैसे होता है ना, मैंने सिद्धांत बताया था आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत कि चंद्रमा, अगर यहाँ पे एकमात्र ग्रह चंद्रमा ही है जो कमज़ोर है,
बाकी सारे के सारे ग्रह ठीक हैं। यहाँ इतने सारे ग्रह बैठे हैं सूर्य के सन्निकट, लेकिन कोई भी अस्त नहीं है चंद्रमा को छोड़ करके। लग्न के अधिपति लाभ में बैठे। एक सिद्धांत यहाँ निकलता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति लग्नेश बनते हों, इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह लग्न का अधिपति बनता हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी ग्रह लग्न का अधिपति बनता हो और अगर एकादशवें भाव में बैठेगा तो वो बड़ा ही श्रेष्ठ निर्माण करने वाला हो जाता है। व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ उसके महत्वाकांक्षा की ऊंची पूर्ति भी करता है। पर यह सिद्धांत एकमात्र ग्रह जिस पे लागू नहीं होता है और वो है देवगुरु बृहस्पति। इसका अर्थ होगा कि जब जन्म कुंडली के लग्नेश देवगुरु बृहस्पति होंगे और एकादशवें भाव में बैठेंगे तो वो कमजोर परिणाम करेंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मीन लग्न की कुंडली बनी है, गुरु एकादशवें भाव में बैठेंगे तो नीच के होंगे। अब उनका फल इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली के शनि कैसे हैं। तो शनि मंगल से दृष्ट है और किसी भी शुभ ग्रह का उनके ऊपर प्रभाव नहीं है। ऊपर से मंगल की दृष्टि शनि पे और शनि की दृष्टि मंगल पे। तो इस कुंडली में जो कंपटीशन मिल रहा है, इस कुंडली में जो संघर्ष मिल रहा है, वो इन्हीं दोनों ग्रहों के कारण मिल रहा है। क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में भयंकर उठापटक देती है और संघर्ष भी डालती है। लेकिन एक बात है कि चूंकि चंद्रमा के पास बल है, गुरु कम से कम परिवर्तन में है, नीच भंग में हैं और दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं, तो ये व्यक्ति को यश और प्रतिष्ठा तो अवश्य ही दे देंगे। लेकिन हाँ, आपका पेशेंस लेवल कितना कामयाब करते हैं, आप उसको कितना मजबूत बना के रखते हैं, ये सारी सफलता उसी पे जाकर के टिक जाती है। अभी वर्तमान में बुध की दशा चल रही है। बुध इस कुंडली के चतुर्थ और सप्तम के अधिपति हैं, दशम में बैठे हैं। बुध दशम स्थान में बड़े ही अच्छे परिणाम देते हैं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था कि जब जन्म कुंडली के नवम भाव से गुरु, नवम भाव से सूर्य या दशम स्थान से सूर्य बुध और एकादशवें भाव से सूर्य बुध गुरु आदि ग्रहों का संबंध बन जाता है तो ये बड़ा ही विलक्षण व्यक्तित्व का व्यक्ति को बना देते हैं और बहुत ही ऊंची सफलता देने वाले बन जाते हैं। यानी कि इसका अर्थ होगा कि बुध यहाँ बैठे हैं और बहुत ही श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम जातक को करेंगे। बुध नवम, दशम और एकादशवें, सूर्य नवम, दशम और एकादशवें भाव में श्रेष्ठ और अतिरिक्त सफलता देते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन में धर्म जोड़ते हैं, आध्यात्मिक पहलू व्यक्ति बना करके रखता है और कभी भी गलत मार्ग पे जाने वाला नहीं होता है। यहाँ पे जो कुछ भी परेशानी आएगी जीवन में, चाहे दाम्पत्य हो, विवाह हो, माता पिता हो, करियर हो, सामाजिकता हो, जिस किसी भी तरीके से जातक को कष्ट होगा तो कोई ग्रह के कारण नहीं, एकमात्र शनि और मंगल के कारण। बाकी और कोई ग्रह इस कुंडली में परेशान करने वाला नहीं बना है। अब बात करते हैं 12वें भाव में केतु, द्वितीय भाव में शनि। तो मैंने मारक ग्रह पे चर्चा कर दी है कि शुक्र इस कुंडली में मेहनत करवा रहे हैं, इसी वजह से व्यक्ति करियर को लेकर के कई बार कंफ्यूज होता है, लेकिन वो देंगे और अच्छा पद ही देंगे। मंगल यहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में कौन बैठे हैं? भाग्य के अधिपति, द्वितीय के अधिपति होकर के काम है और मंगल अपनी दशा काल में आपको रुका हुआ काम आगे बढ़ा देंगे। वहीं बुध जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं, सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के, तो व्यक्ति की दिनचर्या को ठीक रखेंगे। भवन भूमि वाहन का सुख बढ़िया देते हैं। क्रिएटिविटी, समझना, तर्क, ज्ञान, गुण और कृतज्ञ, ये सब सारी चीज़ें, तकनीक को समझना, फैशन को समझना, दुनिया को समझना, दुनिया के हिसाब से अपने आप को प्रिपरेशन में रखना, ये सारी चीज़ें बुध देने का काम कर रहे हैं। एकादशवें भाव में गुरु बैठ करके तृतीय भाव को देख रहे हैं, शत्रु की राशि को, जहाँ का अधिपति दशम स्थान में। जरा ध्यान से देखें तो तृतीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं। इसका एक अर्थ निकलता है, शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठेंगे तो ये एक बड़ा विलक्षण परिणाम देते हैं कि व्यक्ति अपने पैसों से अपने माता और पिता की खूब सेवा करता है। पंचम भाव पे जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो ये अपने इस भाव की सुरक्षा करेंगे और किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को उसका यश, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी संतान प्राप्त हो ही जाती है। और व्यक्ति को सबसे अच्छी बात होती है कि वो किसी भी तरीके से किसी को सताने का काम कभी भी नहीं करता है। वहीं सप्तम स्थान पे उनकी दृष्टि दाम्पत्य को बचाने वाला सिद्ध कर जाएगी। सप्तम स्थान पे जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव, सप्तम भाव पे गुरु का प्रभाव और सप्तमेश मंगल और शुक्र के संबंध में। इस वजह से इस कुंडली का जो सबसे वैचारिक पक्ष होगा वो दाम्पत्य होगा और रोजगार होगा। अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है और नहीं मिलती है तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि व्यक्ति अपना स्वयं का कोई कारोबार कर ले, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु लाभ में बैठ करके सप्तम को देख रहे हैं और दशम स्थान इस कुंडली का सबसे बलवान भाव बना हुआ है। मतलब होगा कि व्यक्ति साइड बिजनेस करना चाहे, कोई पिता के साथ जोड़ करके कोई काम करना चाहे, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना चाहे या फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस कुंडली के दशमांशा पे कर देता हूँ। लग्न के अधिपति पंचम में बैठे हों, यहाँ लग्नेश गुरु बनते हैं, यहाँ लग्नेश गुरु बनते हैं, यहाँ पंचम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। इसका अर्थ है कि इस कुंडली के लिए जो सबसे मजबूत ग्रह बन रहा है, जो दारोमदार दे रहा है व्यक्ति के यश के, मेहनत के परिणाम, पंचम भाव से जातक के मेहनत के बाद प्राप्त परिणाम को देखा जाता है। यहाँ पे पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि, पंचम भाव
पे गुरु की राशि का बनना और पंचम भाव में गुरु का प्रभाव। इस कुंडली में धर्म और इस कुंडली की आध्यात्मिकता, बड़ों का आदर, बड़ों के प्रति कृतज्ञता, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध भोजन नहीं होगा तो कुंडली सफल नहीं होगी। क्लियर है। दूसरा, यहाँ पंचम भाव पे शुक्र और शनि बैठे हैं। यहाँ पंचमेश जो चंद्रमा बनते हैं वो पीड़ित हो रहे हैं या नीच के हैं। यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में नीच का है। इसका अर्थ क्या है कि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे जा रही है, मतलब व्यक्ति के पास यश प्रतिष्ठा मिलेगी, उसके पराक्रम का परिणाम मिलेगा। लेकिन हमें हर जगह जन्म कुंडली के चंद्रमा यानी कि पंचम में सबसे कमजोर भाव कौन बन रहा है? पंचम ही बन रहा है। वो देर से परिणाम दे रहा है क्योंकि यहाँ पे भी शुक्र और शनि बैठ रहे हैं जो दोनों ही एक दूसरे के मित्र होते हैं, पर इस भाव का स्वामी 12 में बैठा है। और दरअसल जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी पंचम भाव की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है क्योंकि इस भाव का स्वामी ठीक नहीं बैठा है और यहाँ ये दोनों ही ग्रह अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं। यहाँ इस भाव का स्वामी अस्त हो गया और यहाँ इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में नीच का हो गया। तो कौन सा भाव कमजोर बन रहा है? जन्म कुंडली का पंचम भाव। और सबसे बलवान भाव कौन बन रहा है? जन्म कुंडली का दशम भाव। तो इस हिसाब से व्यक्ति को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। और यहाँ पे भी बजरंगबली की पूजा, मतलब कर्म क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बजरंगबली की शरणागति, भगवान भोलेनाथ की शरणागति धारण करनी होगी। रत्न के आधार पर देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ ये मीन लग्न की कुंडली है, थोड़ी देर से सफल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बुध बैठे हैं दशम स्थान के अधिपति होकर के। जरा ध्यान से देखिए, दशम स्थान के अधिपति बुध द्वितीय भाव में बैठे। दशम स्थान के अधिपति मंगल जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी कहाँ बैठे? दशम में। द्वितीय भाव का संबंध दशम से बना ना जी। द्वितीय भाव का संबंध कहाँ बना? जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का जो संबंध बन रहा है यहाँ देखिए, तो दशम स्थान का संबंध द्वितीय भाव से, द्वितीय भाव का संबंध दशम स्थान से, और दशम स्थान का संबंध शुक्र बना है यहाँ पे पंचम भाव से। लेकिन जरा ध्यान से देखें तो यहाँ भी द्वितीय भाव का संबंध दशम स्थान से बन गया। मतलब व्यक्ति के पास काम है, उसने अपनी एनर्जी सही जगह लगाई तो वो कभी भी खाली नहीं बैठेगा। और मैं 1000% गारंटी से ये बात कह रहा हूँ। ये सिद्धांत बड़ा आसान नहीं है, ये जो मैंने अभी बताया। द्वितीय भाव, दशम भाव, मंगल यहाँ बैठ गए, बुध यहाँ के स्वामी होकर के द्वितीय में बैठ गए, बुध यहाँ के स्वामी होकर के दशम में बैठ गए। ये इतना उच्चतम सिद्धांत है कि आप इसकी जितनी ही प्रशंसा करें कम होगी। एक और सिद्धांत जो बढ़िया है, पंचम भाव के स्वामी जब कभी भी नवम से संबंध बना लें और नवम भाव में सूर्य बैठे हों तो ये व्यक्ति को उच्चतम सफलता देता है, व्यक्ति समाज में बड़ा ही नाम अर्जित करता है। वहीं पे नवम भाव के स्वामी जो सूर्य बनते हैं वो देखिए अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था कि जब कभी भी नवम भाव के स्वामी अपने से चौथे घर में जाएंगे तो ये व्यक्ति के भाग्य के सुख को और भी ज़्यादा वृद्धि में रखने वाले हो जाते हैं। पंचम भाव से बैठ करके गुरु की दृष्टि जा रही है, पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि जा रही है, पंचम भाव पे गुरु का संबंध बन रहा है। इस वजह से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब है, संतान, बुद्धि, तर्क, ज्ञान, ये सब बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमें पंचम भाव को जागृत करना है। सूर्य की पूजा, अर्घ, आदित्याय नमः का जप, ओम मित्राय नमः का जप, द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दान, मांसाहार का त्याग, नियमित दिनचर्या का पालन, माता पिता की सेवा और मंदिर का दर्शन, यह आपके पंचम भाव को जागृत कर देगा। विद्या, बुद्धि, विवेक को सही जगह पे लगाना, जो पढ़ना है वही पढ़ें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी उल्टी पुल्टी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं जिसके आपके सिलेबस से आपका कोई संबंध उस विषय का नहीं है। अब आपके लग्न पे आते हैं। लग्न 5 अंश 45 कला का, ये दरअसल बाल्यावस्था का लग्न है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण का ये लग्न होगा जिसके अधिपति वैसे तो सूर्य होंगे। और एक बात और भी बता दूं तो लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। और बहुत ध्यान से समझेंगे तो रेवती नक्षत्र में शनि बैठे हैं जिसके अधिपति बुध जो हैं वो जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र में बैठे हैं। शनि की दृष्टि बुध पे है और जिस नक्षत्र में शनि बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति बुध केंद्र में ही बैठा है। इस कुंडली का अच्छा ग्रह होता है, कोई खराब प्लेनेट नहीं होता। मतलब शनि और बुध इस कुंडली के लिए अच्छे जाएंगे। शनि की दशा व्यक्ति को अच्छी जाएगी, लेकिन मार्केश होने के कारण कभी कभी व्यय का कष्ट दे सकती है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां शनि की दशा में व्यक्ति को मिल सकती हैं। और वैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और नक्षत्र के चरण के अधिपति सूर्य, तो सूर्य की दशा भी इस कुंडली के लिए थोड़ी बहुत रोग देने वाली बन सकती है। और व्यक्ति के जो उसकी सीट है वो रिजर्व है। बस हाँ, ये बात है कि जरूर थोड़े बहुत संघर्षों के साथ व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब सूर्य की दशा यश, प्रतिष्ठा, नौकरी में सफलता दे सकती है। शनि की दशा व्यक्ति को
अतिरिक्त जो है वो जिम्मेदारी देगी, लेकिन अच्छी जाएगी। उसके साथ साथ अगर देखते हैं तो शुक्र की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी इस कुंडली के लिए, कोई कमज़ोर नहीं है, वो पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, प्रमोशन वगैरह देने वाली बन रही है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 3 रहेगा। मैंने दशाओं के बारे में चर्चा की है। केतु की दशा, शनि की दशा अतिरिक्त जिम्मेदारी देगी, गुरु की दशा, शुक्र की दशा, मंगल की दशा और बुध की दशा श्रेष्ठ सफलता देगी। चंद्रमा की दशा मानसिक रूप से परेशान करेगी। सूर्य की दशा नौकरी में सफलता देने वाली बन रही है और व्यक्ति का चरित्र अच्छा है। हालांकि सूर्य और गुरु दोनों में से कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं है, इस वजह से हमें सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हमारा चरित्र निर्माण हो, हम मजबूत रहें, माता पिता की आज्ञा का पालन हो, उनकी बातों का उत्तर गलत तरीके से न दें, बर्ताव सही रखें। और ये कुंडली प्रतिष्ठित है क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत अच्छा संबंध देख रहा हूँ। ये जो कष्ट आपको मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि जरा ध्यान से देखें तो धनु लग्न की कुंडली के लिए लाभ भाव के स्वामी नीच के हो गए, मतलब ये घर्षण दे रहे हैं। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, यहाँ पे बुध बैठे हैं, तो बुध वर्गोत्तम हो गए भाव से, शुक्र यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी होकर के नीच के हो रहे हैं। इसी वजह से कारोबार में वो थोड़ी सी सफलता देर से देने वाले बन रहे हैं। पर जितना भी उपाय मैंने बताया है, अगर आप उतना कर लेंगे तो सफल हो जाएंगे। अभी 2028 के जनवरी से सफलता के योग और भी ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। अभी आरंभ में अगर कहें तो 2025 के जुलाई में घर्षण के साथ एक नौकरी का योग अभी भी बन रहा है। वैसे आपकी कुंडली में अभी टोटल तरीके से देखें तो 2028 तक आपको नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, इसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है। एक और भी ऊंची सफलता आपको 2028 के जनवरी से लेकर के 2030 के अप्रैल तक भी मिल रही है। आगे आएगी केतु की दशा जो आपको अनुभव देगी और स्वास्थ्य में परेशान करेगी। और साथ ही साथ एक बात और कह दूं तो इस कुंडली के आधार पे सबसे ज़्यादा अगर मैं विवाह आदि की बात करूं तो यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली बन रही है, जहाँ के अधिपति गुरु सूर्य नीच के बैठ रहे हैं और उनका नीच भंग नहीं हो रहा है। तो विवाह मिला करके हो। आपकी कुंडली मंगलिक तो नहीं है वैसे, पर फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ पे जो स्थिति बन रही है शुक्र और शनि वाली, सूर्य राहु मंगल वाली, ये कभी कभी संघर्ष दे देती है, घर्षण दे देती है और कई बार आपके कम्युनिकेशन गैप को बढ़ावा दे देती है। इतनी बात है। पर बुध आपके अच्छे हैं तो इस कुंडली में मैं मानसिक सुख आदि को कमज़ोर नहीं कहूँगा, यहाँ पे अच्छी बात बन रही है। इतनी सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करें तो दान अनुराधा नक्षत्र में करना चाहिए। दशाओं के क्रम में अगर बात करें तो कर्क चंद्रमा, वृश्चिक सूर्य, धनु के शुक्र और बुध और मंगल धनु के, ये अच्छी दशा जाएगी। होरा चक्र के आधार पर अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र, मंगल, राहु, केतु और सूर्य ये बहुत अच्छी दशा देंगे और इसमें धन, मान, भवन, भूमि, प्रतिष्ठा, संतान और धन की प्राप्ति होते दिख रही है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, मेहनत थोड़ी बढ़ाइए। इसमें और भी अच्छी सफलता का योग आपकी कुंडली में जो लग रहा है वो 2028 के जनवरी में और एक अभी हाल फिलहाल 2025 के जुलाई में अभी फिर बन रहा है, जो लगातार एक साल आपको बहुत अच्छी सफलता का योग लेके आएगा, जो आपको आगे बढ़ा सकता है। पेट में वात जनित समस्या परेशान करेगी, मन एक जैसा नहीं रहेगा। उसको ठीक करने के लिए सूर्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, अर्घ्य दें और जितना ज़्यादा हो सके, मैंने कहा, नियमित दिनचर्या का पालन। रत्न के आधार पर आपकी कुंडली के लिए गुरु का रत्न पुखराज जीवन भर सदैव पहना जा सकता है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, मंगल की दशा, गुरु की दशा और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कुंडली में सबसे जो अच्छा ग्रह बैठा है वो कहने को तो चंद्रमा भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं। ये दोनों ग्रह भाव के आधार पर बहुत अच्छे बैठे हैं, मतलब इनकी अच्छी गणना देखी जा सकती है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर मैं एक बात और कह दूं तो नवांश कुंडली में 2 शुभ ग्रहों का केंद्र में बैठना ये इस कुंडली को परिपक्व बनाएगा और दाम्पत्य को अच्छा लेके जाएगा। पर दशमांशा कुंडली में पत्नी का सहयोग थोड़ा कम सा देख रहा हूँ, इस वजह से मैं ये बात जरूर कहूँगा कि थोड़ी बहुत सावधानी आवश्यक रूप से रखनी चाहिए। दशमांशा कुंडली में इस गुरु पे मुझे विश्वास है, जो भ्रम पैदा हो रहा है वो इस राहु के कारण, और जो दशमांशा कुंडली में मतलब करियर में जो भी कुछ नहीं बन रहा है वो इस शुक्र के कारण नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भ्रम देखा जा रहा है। मेरे कहने का अर्थ सीधा होगा कि जितने भी मैंने उपाय बताए हैं अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आनंद आएगा। और भी बातें मैं बता दूं, कौन सा ग्रह कितना प्रतिशत परिणाम कर रहा है। सूर्य 100% परिणाम कर रहे हैं, चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता। मंगल के लिए अगर हो सके तो नियमित मंदिर का दर्शन। बुध के लिए आपके माता और पिता में से कोई भी अगर हो सके तो चतुर्थी का व्रत कर ले। गुरु आपकी कुंडली के लिए ठीक बन रहे हैं, 50% परिणाम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं, मृतप्राय हैं। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त अगर शनि की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में 50% का परिणाम वो कर रहा है। मतलब इतनी बात तो कहेंगे कि शनिदेव आपकी कुंडली में 12वें के अधिपति हैं, मारक बन रहे हैं। अपनी दशा काल में अनुशासन रखें,
जितना ज़्यादा हो सके एफर्ट डालें, मेहनत और भी ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी। राहु और केतु की दशा की स्थिति के आधार पर अगर बात करें तो 25% का परिणाम दे रहे हैं, ये आपको अनुभव दे रहे हैं और आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सोना है, ये राहु हैं और वही राहु और केतु आपकी कुंडली में आपको तपा करके सोना बना रहे हैं। तो जो भी अगर मिलेगा उसको तुरंत स्वीकार कर लेने की आवश्यकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी के योग ज़्यादा है, स्टेट पीसीएस स्टेट नौकरी के योग थोड़े कम से हैं, क्योंकि सूर्य के कारण मैं ये बात कह रहा हूँ। गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है, मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। दशा अच्छी चल रही है जुलाई से। राशियों के आधार पर अगर मैत्री की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों से मैत्री आपकी अच्छी रहेगी। शुभ अंक 3 मैंने बताया, दिन गुरुवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्रों के आधार पर रेवती, श्रवण और अनुराधा और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में भरणी, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। शुक्रवार और गुरुवार और सोमवार का दिन बहुत अच्छा है, ये तीनों वार आपके लिए बहुत अच्छे हैं। क्लियर है? और क्या बताऊं? रत्न मैंने बता दिया। विवाह करना हो तो आपकी कुंडली के आधार पर वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, वृष राशि वृष लग्न, तुला राशि तुला लग्न और धनु राशि धनु लग्न की जातिकाओं से विवाह हो तो उत्तम रहेगा। विवाह गुवाहाटी से उत्तर दिशा में हो तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी सारी चीज़ें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।